Good evening, friends. Welcome to the MPDIA, an online learning platform. I am Ambikesh पांडे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। ठीक, सो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर कर चुका है। ठीक, आज हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और वेरियस फेडरलिज्म सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड अदर एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी बताया है और अभी भी एक थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट ऑन दी अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। हमने इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है? ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है? वो बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। ठीक, और हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है सेंट्रल रीजन में भी होता है और स्टेट लेवल पे भी हम लोग उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हाउसेस होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होता है, लोकसभा विच इज़ ए लोअर हाउस एंड द राज्यसभा विच इज़ ए अपर हाउस। सेम जिसको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं, सेम बाई कैमरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। पहले 7 थे, बट जेएनके को जब से यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से 2019 से, तब से वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हट गई है, बस लेजिस्लेटिव असेंबली बची है। सो टिल प्रेजेंट टिल टुडे ओनली 6 स्टेट्स आर देयर जहाँ पे बाईकैमरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है इन द स्टेट्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर जो हेड होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, और इन द स्टेट ये चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड। ठीक है, एंड सिमिलरली प्रेसिडेंट इज द हेड, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का। ठीक है, नॉमिनल हेड। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पे ये देखिए, मैंने यही बोला कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो लॉ या फिर पॉलिसीज या फिर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सारे क्या हैं, वो दे आर ऑल द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन बॉडीज क्या होती है? लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि एंटायर पार्लियामेंट में जो एमपीज रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं, उनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो वो पॉलिसी या फिर जो स्कीम्स लेजिस्लेचर ने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करवाने में मदद करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही डिफरेंट रहता है कि एग्जीक्यूटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये डिफरेंस होता है। ठीक, फॉर इट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक, आर्टिकल सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 74 एंड 75। ठीक, आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंडिया का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनियन। और स्टेट में कितना है? आर्टिकल 163 एंड 164। ये याद रखना कि कहाँ, मतलब स्टेट के लिए कहाँ से शुरू होता है, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 163 एंड 164।
ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। और आर्टिकल ये याद रखना कि आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द यूनियन लेवल, एट द सेंट्रल लेवल। ठीक, सो दिस इज आर्टिकल, प्लीज रिमेंबर दिस टू आर्टिकल which are very important, 74 and 75 at the union level and article 163 and 164 at the state level। ठीक है, ये बताया कि ओरिजिनली जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है, बट इसका जो ओरिजिन है हम लोग जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ट्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इट वाज नथिंग बट मेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, उस समय हम ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने ही बनाया है, तो हमने बोरो किया है। जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोरो किया है, बट बाईकैमरलिज्म ये सब चीज़ उन्होंने बनाई है, तो इन अ फॉर्म हम लोग ब्रिटेन से बोल देते हैं। ठीक है, अब ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। कैबिनेट मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से और छोटे जो नैरो मिनिस्टर्स होते हैं। नैरो मिनिस्टर मतलब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने ऑलमोस्ट मेंबर रहते हैं, 75 के आसपास मेंबर रहते हैं, जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोला था कि 15% से ज़्यादा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते। कि मतलब कि नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ होती है, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा में कितना 545 की स्ट्रेंथ है, तो उसका 545 का 15% जो निकाल लेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ जाएंगे, उतने मेंबर। अब कैबिनेट जो है वो इससे भी नैरोड होता है, मतलब कैबिनेट के अंदर जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फॉरेन ये फाइनेंस हो गए, होम मिनिस्ट्रीज हो गए, तो ये जो है कैबिनेट के पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 75 बताया कि यूनियन लेवल पे होता है, और आर्टिकल जो 163 एट द स्टेट लेवल। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ रीज़न, अब ये मैंने बताया कि रीज़न क्या था कि क्योंकि हम वी वर ओरिजिनली रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और जो पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से सारे हम लोग इससे क्या है एसोसिएटेड थे। हिस्टोरिकली वी वर फेमिलियर टू दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मेन सबसे पॉइंट होता है कि मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव, फेमिलियर भी थे। ठीक, और ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सभी वर्गों को एक साथ मतलब रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिया में पता है कि डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लोग रहते हैं, सो इट प्रोवाइड्स डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पीपल एंड ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल। ठीक, ये हो गया मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। इट कॉन्स्टिट्यूट द असेंबली गिव मोर इंपॉर्टेंस। अब ये देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी और उसमें मतलब डिबेट हुआ कि किसको फॉर्म किया जाए, वेदर वी शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो B.R. अम्बेडकर जो हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने क्या बोला कि हमें स्टेबिलिटी से ज़्यादा हमें अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार की हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया की, उसमें क्या है उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया किसको इम्पोर्टेंस दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कंपेयर टू द स्टेबिलिटी। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, स्टेबिलिटी कम रहती है। आपको पता है कि कभी भी सरकार गिर जाती है। ठीक है, जब वो मेजोरिटी लूज कर देती है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। बट ये चीज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेबिलिटी रहता है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जो है वो कम है, और अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल वो ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
क्योंकि देखिए यूएस में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जब ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कहाँ से मतलब उसको अकाउंटेबल होगा, ठीक। तो ये चीज है, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओवर स्टेबिलिटी कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ये यूएसए में। इन यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रैक्टिस, और वहां पे स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये भी है कि जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, और तेज बहादुर सप्रू की जो कमेटी थी 1945 में बनी थी, इस वहाँ से भी हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हिस्टोरिकली एसोसिएटेड है, ठीक। सो दिस वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमें ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 74 एंड 75 और यूनियन लेवल पे, एंड आर्टिकल नंबर 164 एंड 165 जो है स्टेट लेवल पे याद रखना है, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो कि फेडरल गवर्नेंस की बात करता है। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे कि एक सेंट्रल लेवल होता है और एक स्टेट लेवल हो गया, ठीक। तो दोनों लेवल के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है, ठीक, उस मॉडल को बोला जाता है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बट इंडिया में क्या है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है थ्री टीयर का जो गवर्नेंस सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में 3 टीयर ऑफ फेडरल गवर्नेंस इज फॉलोड, ठीक, आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। सो फेडरलिज्म का मतलब क्या है, इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स एट द लेवल ऑफ नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। मैंने बताया दो लेवल में प्रैक्टिस किया जाता है कि एक डिवीजन ऑफ पावर एट द यूनियन लेवल, दैट इज नेशनल लेवल, और एट द स्टेट लेवल। इट प्रोवाइड अ सेपरेट गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक। स्पेसिफाई एंड डिमार्केट द पावर फंक्शन एंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहाँ से होता है, अभी बताया था जब शेड्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अब वहां पे मैंने डिस्कस किया था। कौन सा शेड्यूल बताइए, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल, जहां पे इस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सब्जेक्ट्स है एट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो इसमें 67 सब्जेक्ट मैटर लिस्टेड रहते हैं। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बना सकती है, कंकरेंट में दोनों, बट मेनली जो है प्रेफरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, उसको बोला जाता है फेडरलिज्म, फेडरल नेचर ऑफ गवर्नेंस। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। अब ये कैनेडियन मॉडल जो है कि कैसे है, क्योंकि कनाडा में क्या है, जो फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, इट इज़ मोर पावर जो दिया गया है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और सेम हम लोग इंडिया में के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि जो इंडिया का फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, की पावर वहाँ पे ज़्यादा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो कनाडा के नेचर, कनाडा में जो फेडरलिज्म का नेचर फॉलो किया जाता है, सेम नेचर इज बोरोड एंड फॉलोड इन इंडिया, ठीक। ये देखिए अकाउंटेबिलिटी एंड सेंट्रलाइजिंग द टेंडेंसी, वेस्टिंग मोर पावर एट द सेंटर, ठीक। सो दिस इज द नेचर ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखिए फेडरलिज्म का एक एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लाइन लिखी गई है कि फेडरलिज्म का एक रेनबो की तरह ये कंपेयर किया गया है कि फेडरलिज्म जो है रेनबो में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट दे फॉर्म यूनिफॉर्म, ठीक है, तभी वो 7 कलर से बन के मिलते हैं। तो फेडरलिज्म इज लाइक ए रेनबो, ठीक है। क्या बोला गया है कि फेडरलिज्म इज लाइक ए रेनबो where each color is separated yet together they form a harmonious pattern,
ठीक है, कि डिवीजन जो है सब्जेक्ट्स का पावर का अलग अलग होता है, उसके बाद भी जो है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहती है और यूनिफिकेशन रहता है, ताकि वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो किया जा सके। ठीक है, एक बात हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि जो फेडरलिज्म वर्ड है, फेडरल वर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये जो फ्रेज है कि कहीं फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, यूपीएससी के भी एग्जाम्स में पूछा गया और डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्विसेज, ये स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि फेडरल वर्ड जो है वो संविधान में किसी भी पार्ट या फिर किसी भी प्रोविजन में मेंशन नहीं है। ओके, फ्रेज फेडरलिज्म इज नो वेयर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग इट? अब जो एसआर बोमई केस था जो 1994 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का। ठीक, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइंड नहीं है, वो जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल है कैरेक्टर इज द बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर, मूलभूत ढांचा जिसको बोला जाता है। इंडियन फेडरलिज्म इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने बोला था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखिए, अभी न्यूज में सुनते होंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या अंतर है, कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete करने लगे ऑन सेम मैटर, ऑन सेम ऑफ, या फिर हम बात करें डिफरेंट मैटर पे, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के फील्ड पे बात करें, हेल्थ के फील्ड पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड पे बात करें, जब मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से compete करने लगे, एक दूसरे लेवल के स्टेट गवर्नमेंट से के साथ अगर compete करने लगे, तो उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, बट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ कोऑपरेट करके किसी भी पॉलिसी या फिर किसी भी एक्ट या फिर लॉ को अंजाम दे रहे हैं और रेगुलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मतलब कि सेंटर और डिफरेंट स्टेट जो है एक साथ कोऑपरेट करके किसी भी पॉलिसी या किसी भी स्कीम को रेगुलेट करा रहे हैं। बट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब कि वेयर वन स्टेट compete विद द अदर स्टेट। ठीक है, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन डिफरेंट मैटर। ठीक, ये चीज डिफरेंस है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। तो इंडिया के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? ग्रेनविल ऑस्टिन। रिमेंबर दिस वर्ड नेम, ग्रेनविल ऑस्टिन said that India's federalism is a cooperative federalism.